हेलो प्यारे बच्चों, सुधर्म्स लर्निंग से मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने समास पार्ट 3 के वीडियो के साथ। हमने समास पार्ट 2 के वीडियो में समास के 3 प्रमुख प्रकारों यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास के पूरी जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के 3 अन्य प्रमुख भेदों की, यानी कि कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास की। हम इस वीडियो में इन तीनों समास के परिभाषाओं पर, उसके उदाहरणों पर और उसे याद रखने के तरीकों पर चर्चा करने वाले हैं। हम ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि ये समास हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अंत में हम बोर्ड में पूछे जाने वाले समास पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे और उसे किस तरह से हल करना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास पार्ट 3। समास का चौथा प्रमुख प्रकार है कर्मधारय समास। आइए इसकी परिभाषा प्रकार उदाहरण के साथ देख ले। कर्मधारय समास वह समास है जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो एवं पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो। उदाहरण के तौर पर नीलकमल या महात्मा। तो नीलकमल में विशेषण, विशेष्य का संबंध है। जैसे कि नील, यह क्या है? विशेषण शब्द है और विशेष्य क्या है? कमल, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है कि इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच ऐसा, ऐसी, जैसा, जैसे, जैसी, है जो, रूपी, के समान आदि शब्द आते हैं। बच्चों, इन शब्दों को आप रट लीजिए, क्योंकि इस समास के पहले पद में विशेषण शब्द महा, परम, सु, सत, सद, दुर, दुह, दुस, दु, कृ, कृत, कु आदि शब्द भी आते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसे ध्यान में रखने से ही हम इस समास को बड़ी आसानी से झट से पहचान पाएंगे। अब कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, अर्थ और उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि विशेषण शब्द में पहला शब्द है सु और जिसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे आप समास सुनते हैं सुपुत्र और जिसका विग्रह होता है अच्छा, ऐसा, पुत्र। दूसरा शब्द है दुस जिसका अर्थ होता है बुरा और समास बनता है दुष्कर्म, जिसका विग्रह कैसे करते हैं? बुरा, ऐसा, कर्म। तीसरा शब्द है महा और इसका अर्थ है महान। समास आप देखते हैं महात्मा, जिसका विग्रह किया जाता है महान है जो आत्मा। अगला विशेषण शब्द है कु जिसका अर्थ है बुरा या बुरी। समास बनता है कुव्यवस्था, विग्रह होता है बुरी है जो व्यवस्था। फिर है सत, सत यानी अच्छा और समास बनता है सज्जन। तो सत यानी अच्छा, ऐसा, जन। फिर है सद, सद का भी अर्थ है अच्छा। उदाहरण सदाचार और इस समास सदाचार का विग्रह होता है अच्छा, ऐसा, आचार। और फिर है दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा और इससे समास हम देखते हैं दुर्जन। दुर्जन का विग्रह होता है बुरा, ऐसा, जन। स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए मैंने कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। महावीर, महान है जो वीर। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। सज्जन, सत्य है जो जन। दुरात्मा, दुर
बुरी है जो आत्मा, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, कनक लता, कनक के समान लता, लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, वचनामृत, वो अमृत रूपी वचन। समास का पांचवा प्रमुख प्रकार है द्वंद्व समास। आइए इसकी परिभाषा, प्रकार और उदाहरण हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें सामासिक पद के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं और समास का विग्रह करने पर और, अथवा, या, तथा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर फल फूल, राम लक्ष्मण आदि। अब द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है कि द्वंद्व शब्द का अर्थ है दो शब्द, दो पदार्थ, दो वस्तुएं, स्थितियां या गुण जो एक दूसरे के या तो समान हो, समान महत्व रखने वाली, या एक दूसरे के विरोधी या बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु कई बार नहीं भी होता है। यही इसे पहचानने की ट्रिक है। यानी कि दो शब्द होंगे जिनका या तो समान महत्व होगा, या जो परस्पर विरोधी होंगी, या इनके दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। उदाहरण देख लेते हैं हम। समास है राधा कृष्ण, इसका विग्रह है राधा और कृष्ण, यहाँ योजक शब्द है और। दूसरा उदाहरण चाय कॉफी, विग्रह है चाय या कॉफी, यहाँ पर योजक शब्द है या। तीसरा है रात दिन, जिसका विग्रह है रात और दिन, यहाँ पर और, यह योजक शब्द है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, यहाँ पर योजक शब्द है या। वेद पुराण में वेद और पुराण और योजक शब्द है। राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण, यहाँ पर भी और योजक शब्द है। पृथ्वी आकाश में विग्रह है पृथ्वी और आकाश, यहाँ भी योजक शब्द है और। इसी प्रकार माता पिता का विग्रह है माता और पिता, यहाँ पर भी योजक शब्द है और। समास का छठवां और अंतिम प्रकार है बहुब्रीहि समास। आइए इसकी भी परिभाषा, प्रकार, उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास में हमें देखना है कि जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते और समस्त पद के दोनों पद मिलकर किसी अन्य या तीसरे संज्ञा पद के प्रधान होने का बोध करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीलकंठ और लंबोदर। नीलकंठ का विग्रह क्या हुआ बच्चों? नीला है जो कंठ अर्थात शंकर। लंबोदर में विग्रह क्या होगा? लंबा है जिसका उदर वह अर्थात गणेश जी। तो इस प्रकार से तीसरा पद प्रधान होता है शंकर और गणेश इस रूप में। बहुब्रीहि समास को दूसरे शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब समास के दो पद मिलकर ऐसे शब्द का अर्थ दर्शाते हैं जो किसी और तीसरे ही व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता दर्शाकर उसका नाम बताते हैं, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इस समास को पहचानने की ट्रिक है कि अक्सर इस समास में वह नाम आते हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं के लिए सुप्रसिद्ध है, तथा समास के दोनों पद मिलकर कोई तीसरा पद बनाते हैं जो प्रधान होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए बच्चों। बहुब्रीहि समास पहचानने के लिए ये बात जानना और इसे याद रखना बेहद जरूरी है। इस समास का विग्रह करने पर जो शब्द हमें मिलते हैं वो है जिसका, जिसकी, जिसके, वह, वाला है जो, अर्थात। तो इसके साथ अंत में संज्ञा शब्द भी आते हैं। इस समास में दोनों पदों का अर्थ न निकलकर किसी तीसरे संज्ञा शब्द के विशेषण रूप का अर्थ प्रकट होता है। ये भी याद रखिए कि ये शब्द
किस हिंदी व्याकरण में योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। आइए बहुब्रीहि समास को उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। आप टेबल देखिए जिसमें समास दिया हुआ है, समास का विग्रह दिया हुआ है और उसमें जो योग रूढ़ शब्द हैं जो इस समास के लिए ही जाने जाते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। पहला समास है नीलकंठ, जिसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शंकर। तो यहाँ पर शिव या शंकर योग रूढ़ शब्द हैं। दूसरा उदाहरण है लंबोदर, विग्रह है लंबा है उदर जिसका वह अर्थात गणेश। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है गणपति या गणेश। तीसरा उदाहरण तिरंगा, विग्रह है तीन रंगों वाला अर्थात हमारा राष्ट्र ध्वज। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है, तिरंगा कहने पर हम समझ जाते हैं राष्ट्र ध्वज की बात हो रही है, तो योग रूढ़ शब्द हुआ राष्ट्र ध्वज। अगला उदाहरण पीतांबर, विग्रह है पीत अंबर वाला अर्थात अंबर का अर्थ हुआ यहाँ पर वस्त्र, तो यहाँ पर पीत अंबर वाला अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो पीतांबर यह भगवान कृष्ण के लिए योग रूढ़ नाम हो चुका है। कमल नयन इस समास का विग्रह होता है कमल के समान नयन है जिसके वह अर्थात विष्णु। तो योग रूढ़ शब्द है विष्णु जी या भगवान राम। महावीर इस समास में विग्रह होता है महान है जो वीर अर्थात हनुमान। तो यहाँ योग रूढ़ शब्द है हनुमान जी। चतुर्भुज इस समास में विग्रह हम करते हैं चार मुख हैं जिसके वह अर्थात ब्रह्मा। यहाँ योग रूढ़ शब्द है ब्रह्मा। पंकज इस समास में पंक अर्थात कीचड़ में पैदा हो जो वह अर्थात कमल। यहाँ योग रूढ़ शब्द है कमल। दशानन इस समास का विग्रह है दस है जिसके आनन, आनन यानी मुख अर्थात रावण। तो दशानन शब्द योग रूढ़ हो चुका है रावण के लिए। त्रिलोचन समास का विग्रह है तीन लोचन, लोचन किसे कहते हैं आंखों को, तो तीन लोचन है जिसके वह अर्थात शिव। तो त्रिलोचन शब्द योग रूढ़ हो चुका है शंकर या शिव जी के लिए। बच्चों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी समास का प्रश्न हल करते समय कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में गलतियां कर बैठते हैं। तो ये गलती न हो इसके लिए हम अभ्यास कर लेते हैं। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत ही सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। कुछ समास दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए हमें विग्रह कैसा किया गया है ये देखते हुए समास का निर्धारण करना होता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर को हम इस टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। कर्मधारय समास के पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का रूप होते हैं, वहीं बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण के रूप में होते हैं। दूसरा अंतर है कि कर्मधारय समास का शब्द जो होता है उसमें अर्थ प्रमुख होता है और बहुब्रीहि समास में शब्द का अर्थ नहीं बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रमुख होता है। उदाहरण के तौर पर कर्मधारय समास में हम लेते हैं नीलकंठ का विग्रह यदि किया जाए तो वो होगा नीला है जो कंठ। अगर हम केवल इतना ही विग्रह करते हैं तो यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। और इसी को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रख के हम देखें कि अगर नीलकंठ का विग्रह किया जाए नीला है जिसका कंठ वह अर्थात शिव, तो ये होगा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों एक ही उदाहरण को दो अलग तरीके से विग्रह करने पर समास का नाम भी बदल जाएगा, ये हम इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ लें। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास की तरह ही बच्चे अक्सर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी गलतियां कर बैठते हैं। इसके अंतर को भी हम समझ लेते हैं।
द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी बहुत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। कुछ समास इन दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसका भी विग्रह ही हमें सही समास के नाम को पहचानने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण के रूप में होता है। दूसरा अंतर है कि द्विगु समास में समूह शब्द का बोध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में शब्द का अर्थ नहीं बल्कि कोई अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ प्रमुख होता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं दशानन यह समास। दशानन का विग्रह करने पर यदि हम लिखते हैं 10 आननों का समूह तो यह द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हम इसे दशानन को 10 है आनन जिसके वह अर्थात रावण इस तरह से विग्रह करें तो वह होगा बहुब्रीहि समास। तो नोट करें कि समास का प्रकार उसके विग्रह करने पर आधारित होता है। अंत में बच्चों देखिए कि बोर्ड की परीक्षा में समास के प्रश्न का प्रारूप क्या होता है। आपको प्रश्न दिया जाता है, निम्नलिखित समासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखिए, और आपको इस तरह से टेबल दिया जाता है जिसमें शब्द, समास विग्रह और उसका प्रकार लिखा होता है। इसमें से कोई कॉलम रिक्त हो सकता है और उसे आपको सही उत्तर के साथ भरना होता है। उदाहरण के तौर पर शब्द है राजकन्या। राजकन्या का विग्रह अगर आपको करना होगा तो आपको लिखना होगा राजा की कन्या, और समास का प्रकार होगा संबंध तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण है भाई बहन, जिसका विग्रह होगा भाई और बहन। यह प्रकार के अंतर्गत लिखा जाएगा द्वंद्व समास। तीसरा यथामति, जिसका उचित विग्रह होगा मति के अनुसार, और प्रकार होगा अव्ययी भाव समास। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपको इतने विस्तार से समास के भेद, उपभेद जो समझाए आज, और उसके लिए जो ढेर सारे उदाहरण दिए और ट्रिक कैसे पहचाने हम इनके भेदों को, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब आपको समास पहचानने में या उस प्रश्न को हल करने में कोई भी परेशानी या कठिनाई नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, समास यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।